हेलो स्टूडेंट, आई एम अविनाश सिंह, योर मैथ टीचर। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक पिछली क्लास में या जो भी चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को लेकर, वो सिंगल लीनियर इक्वेशन था, ठीक है, और वो वन वेरिएबल था, टू वेरिएबल था। लेकिन आपको यहाँ पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो होगा, बट वो कैसा होगा? पेयर में होगा, ठीक है। और पेयर में होने के साथ साथ कैसा होगा? टू वेरिएबल में होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, और इसमें पढ़ रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर लिखूँ लीनियर पेयर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ 2x प्लस 5y इक्वल 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए 2x प्लस 5y इक्वल टू 7, ये लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल, बट यहाँ पे आपको पढ़ना है पेयर। तो मैं यहीं पे और एक लिख देता हूँ 3x प्लस 4y इक्वल 20, ठीक है। अब आप देखिए हो गया क्या? पेयर में हो गया लीनियर इक्वेशन, और टू वेरिएबल्स में भी हो गया x और y, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये पूरी तरीके से हो गया। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इंट्रो पार्ट में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है पेयर में, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें जो टर्म एंड कंडीशन है उसको समझने के लिए सबसे पहला टर्म जो आता है वो आता है ग्राफिकल मेथड। कौन सा? ग्राफिकल मेथड। अब आप तो नाम से ही जान गए होंगे कि ग्राफिकल मेथड है, मीन्स ग्राफ की बात होगी, ठीक है। तो ग्राफ की बात होगी, तो इसमें ग्राफ में जो बात करेंगे उसको, उस पर जाने से पहले, उस पर स्विच करने से पहले दो तीन टर्म्स हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। टर्म्स क्या है कि ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है टू वेरिएबल में, इसका जो पहला फैक्ट है, पहला टर्म है, कहता है कि अगर ये दो लीनियर इक्वेशन है पेयर में, इसका अगर नो सॉल्यूशन है, अगर कोई सॉल्यूशन इसका नहीं आता, इसका अगर नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इसको बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको असंगत, जिसका कोई मेल नहीं है। दूसरे की बात किया जाए तो अगर आप देखा जाए कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैज अ सॉल्यूशन, अगर इसके पास हैज अ सॉल्यूशन, अगर इसके पास कोई सॉल्यूशन है तो इसको बोला जाएगा कंसिस्टेंट। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये दो टर्म्स हो गए। और तीसरा टर्म्स इसमें क्या होता है? तीसरा टर्म इसमें ये है कि अगर ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, टू वेरिएबल में, इसका सॉल्यूशन अगर इक्वल आ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? हैज इक्वलेंट अगर आ रहा है, एकदम इक्वलेंट आ रहा है, इनफाइनाइट मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्वलेंट हैज इनफाइनेटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन आ रहा है वो कॉमन है, दोनों इक्वलेंट आ रहे हैं। अगर इक्वलेंट सॉल्यूशन है, यहाँ मैं लिख दूं, अगर इक्वलेंट सॉल्यूशन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं आपको यहाँ पे भी लिख के बता रहा हूँ। इक्वलेंट सॉल्यूशन आएगा तो उसके लिए जो टर्म यूज करेंगे उसको बोलेंगे डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे
तो जो सोल्यूशन आएगा वो इक्वलेंट आएगा, हर बार इक्वल आएगा, तो हो जाएगा डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड है, ठीक है, इसलिए इक्वली आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ये 3 टर्म्स आपको देखने हैं कि नो सोल्यूशन, अगर इसका नो सोल्यूशन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। हैज़ अ सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन आ रहा है तो वो कंसिस्टेंट हो जाएंगे, और इक्वलेंट सोल्यूशन आ रहा है तो डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 टर्म्स आपको पढ़ने थे। इस 3 टर्म्स के अलावा अगर आपको 3 टर्म्स और पढ़ना है, वो रिलेटेड है किससे, ग्राफ से। ग्राफ से कैसे रिलेटेड है, हम लोगों ने अभी तक लीनियर इक्वेशन का जो भी पढ़ा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे पेयर पढ़ रहे हैं। तो जब भी लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने सिंगल में पढ़ा, तो ग्राफ पे हम लोगों ने पढ़ा। जैसे मैं आपको अगर ग्राफ बना के यहाँ दिखाऊं, अगर मैं आपको ग्राफ बनाऊं, जैसे मैंने बना लिया एक यहाँ पे ये, ठीक है, और मैं यहाँ से बना दूँ, ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ से ग्राफ बना रहा हूँ, आप देखो यहाँ क्या होता है, 0, इधर 1 2 3 4 आगे -1 चलता चला जाएगा, इधर -1 -2 -3, नीचे भी -1 -2 -3, और ऊपर पॉजिटिव रहता है 1 2 3। ये जो बन रहा है ये इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन पे देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि ये सिंगल केवल होता, ये केवल सिंगल हमारा लीनियर इक्वेशन होता, तो कोई भी मान लो यहाँ पे x पे 2 रहता और y पे 1, तो ये जाके यहाँ मिल जाता, ठीक है, समझ में आ रहा है। और मान लो यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 2 होता, यहाँ होता, तो एक हमारा सिंगल लाइन क्रिएट हो जाता, यहाँ से हमारा एक सिंगल लाइन क्रिएट हो जाता, ठीक है। बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो पेयर है, 2 है लाइन, दो इक्वेशन है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है या वैसी बात है कि ये कहाँ होगा, यहाँ पे 2 लाइन्स आने चाहिए। तो वो लाइन्स कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसके बारे में हमको समझना है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता दूँ कि वो लाइन कैसे और कहाँ से जाएंगे, वो समझने के लिए मैं फिर एक ग्राफ ड्रा करता हूँ, या तो मैं यहीं पे समझ लेता हूँ, इसी ग्राफ पे आप समझ लीजिए कि अगर एक लाइन ऐसा जा रहा है तो दूसरे इक्वेशन का जो लाइन है वो जाएगा कहीं ना कहीं से तो जाएगा। मान लेते हैं कि वो जो लाइन है वो इस तरीके से जा रही है, ठीक है। अगर इस तरीके से जा रही है तो ये जो लाइन जा रहा है ये और ये जो लाइन है कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मे बी ये हो सकता है कि एक लाइन अगर ये आ रहा है तो दूसरा लाइन इसी के पैरेलल जा सकता है, ठीक है। और तीसरा टर्म कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर कोई लाइन ऐसे जा रहा है तो इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी कोइंसिडेंस और ओवरलैपिंग हो जाए, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा रहा हूँ, ग्राफ बना के 3 ग्राफ बनाता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तीनों आपके ग्राफ मैंने बना दिए हैं। अब इस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर एक कंडीशन क्या हो सकता है, ये पहला कंडीशन है, यहाँ से इसको, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है और ये तीसरा कंडीशन है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं देखूँ कि 2 यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, तो मान लिया मैंने कि एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरा लाइन ऐसे जा सकती है, तो ये कहीं ना कहीं दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि कोई लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो हो सकता है कि दूसरा लाइन इसके एटजिट पैरेलल चली जाए। तीसरा कंडीशन क्या होगा, कोई लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो हो सकता है तीसरा जो दूसरा लाइन है वो भी इसी के ऊपर सेम एटजिट ओवरलैपिंग और कोइंसिडेंस हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो गया। और ये क्या हो गया, कोइंसिडेंस हो गया, ठीक है। तो कोइंसिडेंस में क्या हो जाएगा,
कोइंसिडेंस हो गया। तो ये 3 कंडीशंस बन रहा है, या तो आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग होगा, या तो इंटरसेक्ट होगा, या तो कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, तो कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है कि ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, कोइंसिडेंस का मतलब ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये 3 कंडीशन बन रहे हैं। तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं कि द लाइन में इंटरसेक्ट अ सिंगल पॉइंट। अगर कोई लाइन 2 लाइन जा रहा है और सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? इन केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। तो इस कंडीशन में यूनिक सोल्यूशन होगा, या आप बोल सकते हैं वन सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन होगा। ठीक है, वन सोल्यूशन होगा। अब यहीं पे पैरेलल की बात की जाए कि अगर कोई लाइन पैरेलल हो जा रही है और कहीं पे भी कट नहीं कर रही है, एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो अब इसके पास क्या हो जाएगा? कितने सोल्यूशन होंगे? इसके पास हो जाएगा नो सोल्यूशन। कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में बातें आ रही हैं? ठीक है, अगर एक जगह इंटरसेक्ट करेगा तो वन सोल्यूशन, या तो बोल सकते हैं यूनिक सोल्यूशन। अगर कहीं पे भी कट नहीं कर रही हैं, एक दूसरे से कहीं भी मीट नहीं कर रही हैं, पैरेलल चली जा रही हैं, तो वो नो सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चला आ रहा है, कोइंसिडेंस है, एक के ऊपर एक लाइन से है, तो अब देखो कि हर पॉइंट पे एक दूसरे को मीट कर रही हैं, हर पॉइंट पे हर जगह एक दूसरे को मीट या इंटरसेक्ट कर रही हैं, या तो पूरी तरीके से एक के ऊपर है। तो अगर एक के ऊपर है, कोइंसिडाइज है, ओवरलैपिंग है, तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसके पास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा ना, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ये 3 और कंडीशंस आपको ये समझने थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ से मैं ग्राफिकली मेथड की बात करूँ तो नो सॉल्यूशन, उसको उस टर्म को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, नो सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट। हैज़ अ सॉल्यूशन, अगर एक सॉल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। इक्विवेलेंट सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको डिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद 3 कंडीशन हम लोगों ने और पढ़े कि अगर ये दोनों सॉल्यूशन को सॉल्व करने पे ग्राफ पे जो हमारा ग्राफ बन रहा है उस पर अगर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल जा रहे हैं तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंस है, ओवरलैपिंग है, तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। ये 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये आपको ये ग्राफिकल मेथड पढ़ने की पूरी प्रक्रिया थी। इसके बाद अगर ये जो ग्राफ है, अगर बिना ग्राफ बनाए आपको समझना है कि हाँ ये इंटरसेक्ट होगी, पैरेलल होगी, कोइंसिडेंस होगी, तो उसके लिए 3 टर्म्स हैं। कैसे? इन जो ये दोनों आपको इक्वेशन दे रखे हैं इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं। चलिए, जो दूसरा टर्म्स है कि क्या क्या इसमें कैसे समझना चाहिए, विदाउट ग्राफ के हम कैसे समझ सकते हैं कि वो ओवरलैपिंग होगी, इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी, उसके लिए हम लोग इसको लिखते हैं। मैं भी आपको समझाऊंगा कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। ये आपको 3 टर्म्स आपको दिख रहे हैं ना, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। ठीक है, इसी बेस पे हम लोग इसको समझ पाते हैं कौन सा इंटरसेक्ट होगा, कौन सा ओवरलैपिंग होगा, कौन सा पैरेलल होगा। ठीक है, तो मैं इसको समझाने के लिए एक इक्वेशन ले लेता हूँ। जैसे मैं इक्वेशन ले लूँ 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा मैं लूँ 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 को समझेंगे कैसे। तो आप देखिए, जो ये x का कोफिशिएंट है ये होगा हमारा A1,
जो ये है ये हमारा होगा a1, जो y का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा ये होगा b1, और ये लास्ट में जो है ये होता है c, तो ये मानते हैं हम c1। ठीक है, इसी तरीके से अगर नीचे वाले को देखें तो ये नीचे वाला जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा a2, और ये जो y का कोफिशिएंट हो जाएगा ये हो जाएगा b2, और ये जो -18 हो जाएगा हमारा c2। ठीक है, इसको इस तरीके से हम समझते हैं कि किसको क्या कहते हैं। अब इसको मैं अगर लिखूं, रीअरेंज करके लिखूं इस तरीके से, तो कैसे लिखेंगे, a1 अपान a2, a1 अपान a2, a1 की जगह है 2 और a2 की जगह है 4। वहीं b1 और b2 को देखा जाए तो b1 की जगह है 3 और b2 की जगह है 6। c1 c2 को देखा जाए तो लिखा हुआ है -9 c1, और c2 का लिखा हुआ है -18। ठीक है, अब इसके बीच रिलेशन क्या है, देखिए कि जो ये 2/4, 3/6 और 9/18 है, इसको मैं अगर कैंसिल आउट करूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आएगा। यहाँ पे 3/6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो ये तीनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 आपस में इक्वल है, तो लिख सकते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ये तीनों इक्वल है, इस तरीके का अगर कंडीशन बन रहा है, आप केवल लीनियर इक्वेशन को देख के ही बताएंगे। अगर इस तरीके का कंडीशन बन रहा है तो वो होंगे कोइंसिडेंट लाइन। मैंने बताया वो क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट। मैं यहाँ पे ग्राफ बना दूँ, अभी मैं अगर ग्राफ बना दूं तो अगर कोई एक लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, तो कोइंसिडेंस का मतलब क्या हो गया कि जो दूसरी लाइन होगी, पहली लाइन ऐसे की और दूसरी लाइन भी अल्टरनेट इसके ऊपर ही जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का कंडीशन अगर होगा कि a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 तीनों आपस में इक्वलेंट होंगे, तब ये कंडीशन बनेगा। वो ओवरलैपिंग होंगे, कोइंसिडेंस होंगे, और उसके कैसे सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, उसके कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, ये अब इसी पे मैं, ये पहला टर्म्स हो गया। अगर मैं दूसरा समझाऊँ आपको, दूसरा इक्वेशन लेके समझाऊँ, इसको मैं थोड़ा सा इधर नीचे समझा देता हूँ कि दूसरा मैं कर लूँ कि x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y -20 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आप बोलेंगे कि इसमें तो दो ही टर्म्स है, एक टर्म्स आ नहीं रहा है, तो तीसरा टर्म क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है। ठीक है, उससे कोई हमारे इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 करके देखते हैं। a1 की जगह क्या है 1, तो हो जाएगा 1 अपान 3, क्योंकि b1 की जगह a2 की जगह 3 है। वहीं पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो -2 ऊपर और नीचे है 4। ठीक है, और तीसरे में c1 अपान c2 किया तो c1 हो जाएगा 0 और c2 है -20। ठीक है, अब आप देखिए a1 अपान a2, b1 अपान b2 ये क्या है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, अगर मैं देख लूँ कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 नॉट इक्वल है, ठीक है, तो आगे जाने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। इसको बराबर करने न करने का कोई मीन्स नहीं है, आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर यहीं पे हम देख लेते हैं कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 नॉट इक्वल हैं, तब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग बनेगा। क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग। मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना लूँ तो क्या बनेगा, एक लाइन अगर एटोसेट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो दूसरी लाइन कैसे जाएगी, दूसरी लाइन ऑब्वियस सी बात है दूसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट करेगी, मतलब यहाँ पे
इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट करेगी तो हम जानते हैं कि कितना सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। सही आपने सोचा, वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वन सॉल्यूशन हो गया। एक टर्म आपको समझ में आएगा, ये दूसरा टर्म हो गया ये। अब तीसरा टर्म इसी पे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ओवरलैपिंग पढ़ लिया, इंटरसेक्टिंग पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है पैरेलल पढ़ना है। ठीक है, तो पैरेलल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेता हूँ तीसरा मैं। पैरेलल के लिए क्या होगा, मैं पैरेलल के लिए अगर देखूँ, मैं दे देता हूँ एक इक्वेशन कि x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पे देखा जाए, मैं यहाँ पे ग्राफ बना लूँ इसके लिए, और यहाँ पे मैं a1/a2 और b1/b2 लिखता हूँ। तो a1/a2 मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, a1/a2। ठीक है, अब यहाँ पे b1/b2 क्या लिखूँ, 2/4, c1/c2 -4/-12 लिख लिया। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन लिख लिया। अब मुझे बताओ कौन कौन इक्वल है। a1/a2 इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अब तीसरे टर्म की बात किया जाए तो ये b1/b2 c1/c2 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 1/3, लेकिन ये आ जाएगा 1/2, मीन्स ये नॉट इक्वल टू है। अगर आपस में इक्वल नहीं है, a1/a2 b1/b2 इक्वल है, लेकिन b1/b2 एंड c1/c2 नॉट इक्वल हैं, तो इस बेस पे आप जान सकते हैं कि ये लाइन जो बनेगा वो पैरेलल लाइन बनेगा। कैसे, मान लिया कि एक लाइन ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो जो सेकंड लाइन है वो इसके एकदम पैरेलल ही जाएंगे, कहीं पे आपस में मीट नहीं करेंगे। इनका जो बीच का डिस्टेंस होगा वो हमेशा बराबर ही रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो कहीं पे मीट नहीं करेंगे, इसलिए अगर कहीं मीट नहीं कर रहे हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने देखा था कि एक बार मीट कर रहे हैं, एक बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वन सोल्यूशन था। यहाँ पे हर पॉइंट पे मीट कर रहे थे, हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओवरलैपिंग है, तो इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन था। तो आपको समझ में आया कि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वन सोल्यूशन, अगर इनफाइनाइट मतलब एक पे ही ओवरलैपिंग कर रहे हैं, कोइंसिडेंस है, एक के ऊपर एक दूसरा लाइन जा रहा है, तो मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और तीसरे कंडीशन की बात किया जाए, पैरेलल है, कहीं पे मीट नहीं कर रहे हैं, तो नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। पिछले पेज पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर नो सॉल्यूशन है तो उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर वन सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्यूशन तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन इक्वल आ रहा है तो उसको डिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको पढ़ना है ग्राफ पे। तो अगर आपको इक्वेशन दे रखा है तो बिना ग्राफ को सॉल्व किए आप बता सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग होगा, कि ओवरलैपिंग होगा, कि पैरेलल होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है नहीं कि आप ग्राफ ड्रा करके बताइए, तो आप ग्राफ ड्रा भी कर सकते हैं, इजीली है। ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, वो इक्वेशन के जब इक्वेशन हम लोग करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि वो कैसे बनता है। बहुत इजी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम या ऐसा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं, कैसे बनेगा, 2 लाइंस कैसे जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है। तो मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।